नमस्कार, सनसेट टीवी के खास कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और द लॉ मेकर्स के आज के अंक में बात होगी भारतीय संसद में सांसदों के विशेषाधिकार की। बात होगी किस तरह से सांसद जब चुनकर आते हैं तो लॉ मेकिंग में उनकी उपयोगिता होती है। हम बात करेंगे संसदीय समिति में किस तरह से सांसदों की भूमिका होती है और किस तरह से विधेयक बिल का रूप लेते हैं। साथ में बात होगी मोदी सरकार के अभी उन बड़े फैसलों की जिसने भारत में एक बड़ा वर्चस्व, बड़ी क्रांति के तौर पे उन बिलों को देखा जा रहा है। इस सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद जो कि करौली धौलपुर के सांसद हैं, मनोज राजौरिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लॉ मेकर्स में। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है द लॉ मेकर्स यानी कि वो ऑनरेबल एमपी जो बोथ हाउस में चुनकर आते हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, और उनकी एक महती भूमिका होती है भारतीय संसद में प्रतिनिधि के तौर पे। न सिर्फ सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करता है बल्कि लॉ मेकिंग में। सर, पहला अहम सवाल, भारतीय संसद में जो सांसद का रोल है सर, उसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, भारतीय संसद में सांसद का रोल मुझे लगता है कि संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सोच समझ के बनाया। एक संसदीय क्षेत्र उन्होंने चुनाव आयोग के माध्यम से बनाया। एक सांसद का महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि चुनाव जीतकर अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के विकास के, उनकी आवाज़ को लोकसभा के माध्यम से सरकार के प्रमुख प्रभावशाली तरीके से रखें, ताकि उस क्षेत्र की जनता की जो आवाज़ हो वो सरकार तक पहुंच सके और विकास कार्य जन जन तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। साथ में ही संसदीय क्षेत्र के अलावा राष्ट्र हित के जो विषय होते हैं, जो कानून संसद बनाता है, उस कानूनों में अपनी भूमिका को प्रभावी रूप से रखना, और उस भूमिका में जो बिल पेश होता है, जो ड्राफ्ट पेश होता है, सांसद का ये दायित्व होता है कि उस ड्राफ्ट को गंभीरतापूर्वक उसको अध्ययन करे। उस ड्राफ्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि पेश की गई है, उनमें कुछ बदलाव के सुझाव की संभावना उनको लगती है, सुधार की संभावना लगती है, उनको वो संसद में अपनी बात रख सकता है। और राष्ट्र हित में सभी सांसद ऐसा करते हैं कि अपने अपने सुझाव रखते हैं, चाहे वो पक्ष के हों या नापक्ष के हों। कुछ लोग उसके समर्थन में हम काम करते हैं, कुछ लोग उसके पक्ष में या नापक्ष में सुधार के या उसको ड्रॉप डाउन या डिसेंट नोट डालते हैं। लेकिन अंत में वोटिंग के माध्यम से जब बिल पास हो जाता है तो एक कानून की शक्ल लेता है और राष्ट्र हित के निर्माण में वो कानून बहुत प्रभावी भूमिका निभाता है। तो सांसद का मुख्य काम एक कानून बनाने का काम होता है, राष्ट्र को गति और निर्माण देने का काम होता है। बहुत ही प्रभावी काम, मुख्य काम मैं कहूँगा तो देश के कानून बनाना और देश को आगे ले जाने का काम होता है। सर, आपने बताया देश को कानून बनाने का काम बहुत महत्व होता है और साथ में एक महत्व काम होता है कि जब प्रतिनिधि को चुनकर जनता भेजती है तो बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं और उसके लिए सांसद संसद में अपनी आवाज़ को भी मुखर करता है, बुलंद करता है। और लोकतांत्रिक परंपरा में कई ऐसे पहर निर्धारित हैं, जिसमें अगर बात करें प्रश्नकाल की और शून्यकाल और 377, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पहर हैं जिसमें सांसदों को अपनी बात को रखने का मौका मिलता है। और खासकर बात करें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की या राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब की, एक बड़ा फोकस रहता है प्रश्नकाल और शून्यकाल में। कितना इंपॉर्टेंट पहर है, और सर इन पहर में आपने संसदीय क्षेत्र के लेके किस तरह के बड़े सवाल या बड़े मुद्दे उठाए सर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इन सारी प्रक्रियाओं को जिन्होंने बनाया उनका आभार व्यक्त करता हूँ। शून्यकाल एक ऐसा महत्वपूर्ण काल जो प्रत्येक सांसद न सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र की, राज्य की, देश की महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती है उनका ध्यान आकर्षण करना चाहता है, वो विषय रखते हैं। 377 एक ऐसा महत्वपूर्ण टूल है जिसके माध्यम से वो अपने राज्य का, क्षेत्र का या देश का कोई विषय हो उसको संसद के समक्ष रख सकते हैं। प्रश्नकाल में हर सांसद सरकार के कामकाज से संबंधित, किसी मंत्रालय से संबंधित, इवन प्रधानमंत्री के जो मंत्रालय हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न वो कर सकता है। और संसद में जो मंत्री जवाब देंगे उनका दायित्व होता है कि उस प्रश्नों को बहुत गंभीरता से और जिम्मेदारी पूर्वक जवाब दें, और उस जवाब के पक्ष में अगर किसी माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसको बोला है, वादा किया, तो वादा निभाना यहाँ संसद के पटल पे बोला गया वो पूरा वादा होता है, उसको निभाया जाता है। तो प्रश्नकाल अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की मांग को पूरा करना, उसको रखना और उसको पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन दुर्भाग्य से आजकल प्रश्नकाल में कुछ लोग लोकतंत्र में जो चुन के तो आते हैं, मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये पूरे देश के उन सभी सांसदों का अधिकार है, कृपया इसको न बिगाड़ें, क्योंकि ये बहुत पीड़ा है मेरे दिल में। क्योंकि हम चुन के आते हैं तो जनता की आवाज़ पे बहुत सारे प्रश्न लगाते हैं, और जब वो प्रश्न यहाँ
सुने नहीं जाते, उनके जवाब नहीं दिए जाते, तो ऐसा लगता है कि हमने अपनी जनता के अधिकारों को अपने ही कुछ साथियों के जो विरोध प्रदर्शन का तरीका है उस तरीके के कारण वो उसकी हत्या कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये कदम उचित नहीं है। प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया मेरे साथियों से भी कहूँगा कि इस महत्वपूर्ण हथियार को, सभी सांसदों का हथियार, इसको हथियार बनाए रखें और लोकतंत्र हित में इसको जिंदा रखें। एक बड़ी बात कही डॉक्टर मनोज राजौरिया जी ने। मनोज राजौरिया जी हालांकि वरिष्ठ सांसद हैं, सत्ताधारी दल से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन जो उन्होंने एक अहम बात कही कि प्रश्नकाल एक वो पहर है जिसमें हर सांसद चाहता है, हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि उसकी बात को संसद के माध्यम से पूरा देश सुने और जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी कर सके। और ये वेदना सिर्फ मनोज राजौरिया जी की नहीं है, ये वेदना हर उस चुने हुए प्रतिनिधि की है जो भारतीय संसद में आते हैं और जिनका वो सबसे बड़ा अधिकार है, जो टूल है, उसके माध्यम से उन आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो ये खास कर ये इन्होंने भी अपील की है सभी माननीय सांसदों से कि प्रश्नकाल, शून्यकाल बाधित ना हो और वो अपनी आवाज़ को इस पहर के माध्यम से बुलंद कर सके। सब बड़ी बात। इसके बाद हम बात करते हैं सर पार्लियामेंट कमेटी की। जिस तरह से संसदीय समिति साल भर काम करती है और एक मिनी पार्लियामेंट के तौर पर पार्टी लाइन से ऊपर उठ के कार्य करती है, न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के सांसद भी किसी भी गंभीर मुद्दे पर गंभीर तरीके से मंथन करते हैं और जब वो बिल की शक्ल लेती है उसको ड्राफ्ट करने के बाद हाउस में भेजते हैं और एक गंभीर मंथन देखा जाता है कमेटीज़ में। कितना इंपॉर्टेंट होता है सर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कमेटी का रोल, और आप किस कमेटी में हैं और उसकी ऐसी कौन सी रिकमेंडेशन जिसने बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट डाला हो अभी तक? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी कमेटी जो होती है इनका बहुत प्रभावशाली कदम होता है, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन मैं आपकी बात को, प्रश्न को कमेटी पे भी आऊँगा। एक प्रश्नकाल पे मैं आग्रह करूँगा कि उस शून्यकाल पे भी आप प्रश्न पूछिएगा, वो भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। अभी मैं बताना चाहूँगा कि हमारी कमेटियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। पिछली बार जब मैं 14 से 19 में था तब मैं स्टैंडिंग हेल्थ कमेटी का मेंबर था और जो देश की भावना, जनता की भावना और जो प्रधानमंत्री जी की भावना थी कि देश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को इलाज मिले, क्षेत्र के प्रत्येक, देश के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक ज़िले में मेडिकल कॉलेज बने, गरीब बच्चे का बच्चा भी जो है, गरीब आदमी का बच्चा भी MBBS करे, डॉक्टर बने, हायर एजुकेशन ले और वो बहुत महंगी फ़ीस नहीं देनी पड़े। आज मुझे लगता है कि वो स्टैंडिंग हेल्थ कमेटी थी हमारी, जो हमने सिफारिश की थी, श्री राम गोपाल यादव जी उसके अध्यक्ष थे, जो कि समाजवादी पार्टी के थे, और उससे पहले सतीश मिश्रा जी जो बसपा के थे, लेकिन मैं उस समिति में एक उप समिति का संयोजक था। लेकिन वहाँ एक अनुभव हुआ कि देश हित में सब लोग एकजुट होकर जब कोई हम सिफारिश करते हैं तो उससे पहले सभी लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, सभी पक्षों को बुलाते हैं, विटनेसेज होते हैं, सरकारी भी और गैर सरकारी भी। उसके बाद में उसकी हमारी सिफारिशों का ड्राफ्ट होता है और सरकार के समक्ष रखते हैं। मैं बहुत ऋणी हूँ प्रधानमंत्री जी का, आभार देता हूँ प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने हमारी कमेटी को स्वीकार किया और देश में प्रत्येक राज्य के अंदर मेडिकल कॉलेज के साथ, ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज और प्रत्येक राज्य के अंदर एम्स का निर्माण करने का काम। तो आप देखेंगे कि 9 साल के अंदर हर ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेजेज का निर्माण या तो हो चुका है या प्रगति पर है। देश के अंदर 22 एम्स बन चुके हैं। तो एक कमेटी का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सहयोग किया, उनकी सिफारिशों को माना, हम ऋणी हैं और सभी सांसद और पूरा देश ऋणी है। ऐसे ही अभी जो वो वर्तमान में मैं संयोजक हूँ राजभाषा संसदीय समिति का, जो कि देश के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज जो हिंदी लैंग्वेज है, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उसके अध्यक्ष हैं और मैं इस तीसरी उप समिति का संयोजक हूँ। देश के अंदर राजभाषा के कार्य में, राज कार्यों में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा हम उसके अंतर्गत करते हैं और जो A, B और C क, ख, ग श्रेणी के जो राज्य हैं उनके अंदर हिंदी का प्रभावी प्रयोग कैसे हो रहा है। मुझे लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका हम इसमें निभा रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से इस समिति के माध्यम से हिंदी की भूमिका को आज बहुत आगे लेके गए हैं। आज हिंदी न सिर्फ हमारी राजकार्य की भाषा हो गई बल्कि देश के अंदर सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा, और आज तो भविष्य बनाने के लिए बच्चों के अंदर, जब हम साउथ में जाते हैं, जब नॉन हिंदी स्पीकिंग राज्यों में जाते हैं, आज वहाँ पे नई जनरेशन में हिंदी सीखने का और उपयोग लेने का बहुत क्रेज बढ़ा है। और हिंदी न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के अंदर भी हिंदी का प्रभाव बढ़ रहा है। अभी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी के अंदर हुआ था, जिसमें विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी और हमारे गृह राज्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री उसमें थे। हमारी कमेटी गई। तो गौरव लगेगा आपको कि फिजी की संसद के अंदर भी हिंदी को मान्यता प्राप्त मिली है। तो कमेटी का ये प्रभाव होता है
तो आप सोचें कि देश की संस्कृति को, देश की उन्नति को बढ़ाने में इन संसदीय समितियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। डॉक्टर मनोज राजौरिया, आपने कई सारे गंभीर मुद्दों को सदन में आवाज़ दी है। हमेशा आप तथ्यपरक बातों के लिए जाने जाते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को आवाज़ देते रहते हैं। अगर मैं जानना चाहूँ कि वो कौन से ऐसे मुद्दे जिसको आपने इन पहरों में आवाज़ दी और किस तरह से उसका इम्पैक्ट भी दिखा? देखिए, मुद्दे थे मेरे क्षेत्र को आकांक्षी जिले बनाने का मुद्दा हो, चाहे मेरे क्षेत्र में दोनों जिलों के अंदर करौली और धौलपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने का मुद्दा हो, या चंबल पर पुल बनाने का मुद्दा हो, या बड़े बड़े नेशनल हाईवेज़ बनाने का मुद्दा हो। अभी जो आगरा, धौलपुर और ग्वालियर के मध्य एक बड़ा एक्सप्रेस वे बनाने का मुद्दा हो, या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों में फरवरी में दिया, इसका मुद्दा हो। ये सब मुद्दे वो थे जो संसद में मैंने एक सांसद होने के नाते उठाए थे। लेकिन सौभाग्यशाली हूँ कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मुद्दे हम उठाते हैं वो अंतिम परिणाम तक जनता के हित में पहुंचते हैं, और मेरे सभी उठाए गए मुद्दे थे आज वो अंतिम परिणाम में जनता की सेवा में पहुंच चुके हैं। तो बहुत बड़ा प्रभावी मंच और मुद्दों को ये हम लेके गए हैं। इसमें कई सारी चीज़ें जो कई परिवर्तन, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखें, संसदीय परंपरा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कई सारी व्यवस्थाएं निर्धारित की एक नए तरह से, चाहे प्राइड देखें और भी बहुत सारी व्यवस्था, उनको कैसे देखते हैं सर? देखिए, माननीय श्री ओम बिरला जी, जब मैं राजनीतिक व्यक्ति के बारे में बात करता हूँ तो एक विनम्र, एक सबको साथ लेके चलने वाले, एक नए इनोवेशन करने वाले, नई परंपराओं को बनाने वाले एक नेता के रूप में राजस्थान में जाने जाते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ तो किसी ने नहीं सोचा होगा, सब सांसद इस चीज़ का लाभ लेते हैं कि जब कोई सांसद सदन में बोलता है तो चाहे वो डिबेट पे कोई बात बोल रहे हों, चाहे शून्यकाल में बोल रहे हों, या कोई अपना विषय रख रहे हों, पेपर लेआउट कर रहे हो, कोई भी हो। तो पिछली बार जब हम थे 14 से 19 के बीच में, तो हमको यहाँ एक सेल में बार बार चक्कर काटने पड़ते थे, एप्लीकेशन देनी पड़ती थी। अभी हम सुबह 11 बजे बोल रहे हैं तो शाम को 6 बजे तक लाइन में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी कि हमको अपनी वीडियो क्लिपिंग मिल जाए। लेकिन अभी देखिए कितना अच्छा उन्होंने व्यवस्था की है। मैं माननीय हमारे स्पीकर साहब श्री बिरला जी को और हमारे राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी को, दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन दोनों ने ऐसी व्यवस्था की थी, जो ही हम सदन में बोलते हैं हमारे व्हाट्सएप के अंदर वो हमारी क्लिपिंग्स पहुँच जाती है। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जो ही हमारे व्हाट्सएप पे आती है तो वो क्लिपिंग्स हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य में और जनता के बीच में पहुँचती है। तो उससे जो हमने यहाँ मांग रखी है, जो हमने बात की, हमारे क्षेत्र की जनता को, हमारे राज्य की जनता को जानकारी मिलती है। तो एक आधुनिक तकनीक का उपयोग हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने, हमारे राज्यसभा अध्यक्ष जी ने मिलके किया है, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो पहले लोकसभा टीवी था, राज्यसभा टीवी था, उसको भी उन्होंने मर्ज करके संसद टीवी बना दिया और एक आधुनिक संसद टीवी बनाया। तो उसके लिए भी मैं हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी का और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि अब नए अभिनव प्रयोग, सकारात्मक प्रयोग उन्होंने किए हैं। ऐसे ही उनके नेतृत्व में ये लोकसभा का काम आगे बढ़ता रहे, राज्यसभा का काम आगे बढ़ता रहे। और ये जो जिस तरीके से लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी मिलकर एक नई राह बढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा मिलकर, सभी सांसद मिलकर इस देश को आगे ले जाने का काम करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सर, अब हम सीधे बात करते हैं अभी तक के मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान कुछ बड़े बिल की, जिसमें हम अगर बात करें जीएसटी, जिसमें आधी रात को संसद में बैठ के उस बिल को पास किया, कानून का रूप दिया, ट्रिपल तलाक, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए कई बिल, कितने ऐतिहासिक बिल मानते हैं? और चूंकि आप तो लगातार दूसरा टर्म है एक लंबे समय से, तो आपने उनको जीवंत होते हुए देखा, उसमें आपकी सहभागिता रही। कितना महत्वपूर्ण पल इन जब बिलों को बनते हुए देखा, और आज बिल बनने के बाद जब देश में इसका किस तरह का एक इम्पैक्ट है सर? देखिए, मैं सोचता हूँ कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का जो प्रधानमंत्री जी का फैसला था, जो संसद में कानून के माध्यम से बिल लाकर इस फैसले को लागू किया गया। 370 हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर, और मैं श्रीनगर की भी बात करूंगा, जो कभी आतंकियों का गढ़ बना देता था, वहाँ भारत का झंडा फहराया जाना एक अपराध की तरह होता था। पाकिस्तानी और आतंकवादियों के झंडे फहराए जाते थे, आम जनता त्रस्त थी, आतंकवादियों उनको परेशान करते थे, उनके घरों में घुस कर लूटपाट करते थे, मारपीट करते थे। आज धारा 370 हटने के बाद में मुझे लगता है कि कश्मीर जो है भारत का सचमुच में सिरमौर और मुकुट बन गया। ये सीधा सीधा उदाहरण, आप पूरा देश के यात्री वहाँ जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, कश्मीर
जो भारत का कश्मीर आज पाकिस्तान पीओके ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, वहाँ के लोग उसकी तुलना कर रहे हैं और वहाँ मांग कर रहे हैं कि हमारे देश को पीओके को भारत में शामिल कर लीजिए। ये 370 का कमाल है। इसी प्रकार से हम अब बात करते हैं जीएसटी बिल की। देश में एक ऐसी व्यवस्था थी जब ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी नहीं थी। देश में एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ चोरी बहुत ज़्यादा थी। मोदी जी का दृढ़ संकल्प था, मोदी जी का विश्वास था अपने सिस्टम पे, अपनी नीयत पे और अपने देश की जनता पे भी, क्योंकि देश की अधिकांश जनता अच्छी है। देश की अधिकांश जनता ईमानदारी से टैक्स देकर अपना जीवन को और अपने भारत के अच्छा जीना चाहती है, भारत के विकास में अपना योगदान देना चाहती है। प्रधानमंत्री जी एक दूरदृष्टा हैं जो इस देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, जनता के साथ में सहयोग लेके काम कर रहे हैं। जो उनका कार्य है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो उसको लेके उन्होंने जीएसटी बिल बनाया और उसका परिणाम था कि लोगों ने कुछ विरोध भी किया। आधी रात को प्रधानमंत्री जी ने उसको यहाँ पे किया और उसका जश्न मनाया, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, विरोध किया। लेकिन इस वक्त जो अभी पिछले महीने जो जीएसटी कलेक्शन हुआ, 1,60,000 करोड़ ऐतिहासिक जीएसटी कलेक्शन आज यहाँ हमारा हुआ, तो उस जीएसटी बिल के माध्यम से ही हुआ है। ऐसे अनेकों बिल मैं आपको कह सकता हूँ। हर बिल प्रधानमंत्री जी का ऐसा है, फर्जी कंपनियों को बंद करने के लिए बहुत सारे बिल लेके आए, देश के विकास के लिए हो। मुझे लगता है हर बिल का एक महत्व यहाँ पर होता है जो देश की जनता के हितों की रक्षा करता है और देश को उन्नति आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में जो विधेयक कानून का रूप लेते हैं, जो बिल की शक्ल में होते हैं, और खासकर मोदी सरकार में तो ऐसे कई ऐतिहासिक बिल हैं जिसकी परिकल्पना शायद भारत ने नहीं की थी, लेकिन उसके बनने के बाद एक अलग ही परिकल्पना और उसका एक अलग इम्पैक्ट देखा जा सकता है। डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, आप कैला करौली से आते हैं, करौली और धौलपुर के सांसद हैं, वहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लंबे समय से वहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अगर समझना चाहूँ कि आपके संसदीय क्षेत्र की जो परिकल्पना, जो आधारभूत संरचना है, वो किस तरह की है, कितना इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, और सर आपके यहाँ एक कैला करौली का मंदिर है जो अपने आप में बहुत ऐतिहासिकता है, तो उसको लेके या उसके आसपास की चीज़ों को लेके किस तरह का विजन है जो आप कर चुके हैं और जो आपको करना है इन फ्यूचर? देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। और आज बड़ा बदलाव मैं आपको बताता हूँ कि करौली के अंदर मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य चल रहा है। धौलपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज बन चुका है, जिसमें प्रथम वर्ष एमबीबीएस का कोर्स भी इस साल से शुरू हो चुका है। बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी का एक उपहार और विकास हमारे करौली धौलपुर के लिए उन्होंने दिया। इसी प्रकार से धौलपुर के अंदर केंद्रीय विद्यालय उन्होंने दिया। आज प्रधानमंत्री जी के उस केंद्रीय विद्यालय में सैकड़ों विद्यार्थी उसमें पढ़ रहे हैं। ऐसे ही करौली जिले के हिंडौन में उन्होंने केंद्रीय विद्यालय दिया। सड़कों का जाल, चाहे वो नेशनल हाईवे जो धौलपुर को भरतपुर से जोड़ने का काम हो, धौलपुर करौली गंगापुर जोड़ने का काम हो, करौली धौलपुर सरमत्रा गंगापुर रेल लाइन का काम हो, अनेकों काम हमारे, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से जनता को घर घर में पानी देने का काम हो, प्रधानमंत्री आवास से गरीबों को आवास देने का काम हो, और शौचालय जो स्वच्छ भारत के मिशन के माध्यम से शौचालय देने का काम हो, प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा के माध्यम से गरीबों को प्रत्येक व्यक्ति के 5 किलो के अनाज देने का काम हो। मुझे लगता है कि भौतिक विकास जो था, आज मेरा करौली और धौलपुर शिक्षा के क्षेत्र में, हम जो कि हमारा आकांक्षी ज़िले हैं दोनों, आज शिक्षा और जो चिकित्सा के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ा है। और कैला देवी मंदिर जो हमारा आस्था का केंद्र है, हम भाग्यशाली हैं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कैला देवी मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी है, श्री महावीर जी है, मचकुंड धाम है। तो 4 बड़े तीर्थ स्थल और अनेकों और भी हमारे साधु संत और मंदिर हमारे संसदीय क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से भरपूर। पांचना बांध हमारे क्षेत्र में है, चंबल नदी का आशीर्वाद हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र करौली और धौलपुर को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रकृति का सौंदर्यीकरण, प्रकृति का भरपूर आशीर्वाद मेरे संसदीय क्षेत्र को है, मेरे लोगों को है, और उनका आशीर्वाद मुझे है। और एक बड़ी बात, जैसा कि आपने बताया डॉक्टर मनोज राजौरिया जी ने, कि कैला करौली के अलावा मेहंदीपुर बालाजी और महावीर जी, और इसे एक बड़ा संयोग कहेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं तो आज जैनियों का जो तीर्थ स्थल महावीर जी है, तो आज महावीर जयंती है। उसी से जुड़ा हो सर एक सवाल। सर, कई बार मैंने उस क्षेत्र का दौरा किया, उधर से मैं कई बार गुजरा। एक बड़ी आकांक्षा है लोगों को महावीर जी को लेके कि वहाँ पर ट्रेनों की ठहराव की एक समुचित व्यवस्था हो, क्योंकि जैनियों का बहुत सिद्ध एक प्लेस है और पूरे देश से लोग आते हैं। सर, उसको लेके कुछ विजन है, प्लानिंग रेल मंत्रालय से कुछ किया सर? नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का और हमारे सभी रेल मंत्रियों का, चाहे हमारे अश्विनी वैष्णव जी हों, इनसे पहले पीयूष गोयल जी हों, उनसे पहले सुरेश प्रभु जी तक भी जब थे,
हर मंत्री से जब भी हमने महावीर जी के लिए कोई भी ट्रेन स्टॉपेज मांगा, उन्होंने हमको खुले दिल से दिया है। महावीर रेलवे स्टेशन के विकास के लिए हमने कुछ भी मांगा, उन्होंने खुले दिल से दिया है। श्री महावीर जी तीर्थ क्षेत्र की ऐसी कोई मांग नहीं है जो हमारे रेल मंत्रालय ने पूरी नहीं की हो, और भविष्य में भी जो भी संभावना होगी हम उसको पूरा करेंगे और आगे लेके जाएंगे। महावीर जी तक सड़कें जो थी, हमने आगरा और जयपुर हाईवे से जो कि सिकंदरा और नादौती से लेके श्री महावीर जी तक की सड़कें इतनी शानदार बनवा दी, और इसी प्रकार से करौली ज़िले की और धौलपुर ज़िले की हर सड़कें शानदार है। जो लोग महावीर जी जाते हैं उनको मालूम होगा कि अब वहाँ का दृश्य कितना बदल चुका। इस सब के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद देता हूँ कि जब जब आवश्यकता पड़ी उन्होंने सीआरएफ फंड भी दिया। अभी 126 करोड़ रुपए का एक पुल चंबल नदी पर बनकर तैयार है, जो मंडरायल से करौली से मध्य प्रदेश को जोड़ेगा। अगले महीने शायद हो सकता है कि हमारे केंद्रीय मंत्री या माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमने आग्रह किया है कि वो समय दे के उसको जनता को लोकार्पण करें। सैकड़ों लोग उसमें मरते थे, तो प्रधानमंत्री जी ने खुले दिल से क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा आशीर्वाद दिया है, हमेशा सहयोग दिया है, और मेरा संसदीय क्षेत्र भाग्यशाली है कि आज इतना विकास प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मेरे वहाँ हुआ। मैं शून्यकाल के विषय में भी आपसे रखना चाहूँगा। मैं आपको विशेष चीज़ बताऊँ, मैं जब 14 से 19 में भी सांसद था तो कभी कभी हमारा शून्यकाल लॉटरी में आता था, तो हमें बड़ी इच्छा रहती है कि अपने संसदीय क्षेत्र की मांग हो या राज्य की मांग हो या देश का कोई महत्वपूर्ण मुद्दा हो, तो चूँकि 543 मेंबर्स पार्लियामेंट्स हैं, इनमें से 20 लोगों का नंबर आता था, बाकी सब लोगों को खाली हाथ लगते थे और बेबस से नज़र आते थे कि कंप्यूटर में कब हमारा नंबर आएगा। लेकिन हमारे लोकसभा स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी ने जो एक नए अनुभव और सकारात्मक प्रयोग किए, एक दिन में कई सांसदों को उन्होंने अपने विशेष अधिकार का उपयोग करके शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक काम हमारे स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने किया है। मैं उनको बहुत सभी सांसदों की ओर से, मेरी ओर से तो विशेष आभार देता हूँ, सभी सांसदों की ओर से हमारे स्पीकर श्री ओम बिरला जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने शून्यकाल को एक उत्सव काल हम सब सांसदों के लिए बना दिया, क्योंकि हम सब शून्यकाल के माध्यम से जब भी माननीय स्पीकर महोदय जी के सामने आउट ऑफ टर्न भी जाते हैं, जब लॉटरी में नंबर नहीं आता, तो विषय की गंभीरता को देखते हुए उनका प्रयास होता है कि अधिकतर सांसदों को वो अपने क्षेत्र की, राज्य की या किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दें। तो अभिनव प्रयोग माननीय बिरला जी ने हमारे संसद काल में हमारे सांसदों के लिए, संसद की कार्यप्रणाली के लिए किए हैं। आज ओम बिरला जी के माध्यम से हमारे पास खुशी होती है कि ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं हो गई। पहले ऑफ पेपर आते थे हमारे पास में सारे पेपर्स, अब तो आप टैब पे देख लीजिए, मोबाइल पे देख लीजिए आपके कौन सा क्वेश्चन लगा है। यहाँ पार्लियामेंट से हमारे पास फ़ोन चले जाते हैं कि आज आपका 377 लगा है, आज आपका शून्यकाल लगा है, आज आपका प्रश्नकाल लगा है। आधुनिक तकनीक का जिस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, मैं हमारे स्पीकर साहब को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि संसद की कार्यप्रणाली को जिस तरीके से उन्होंने नई ऊंचाइयां दी है, और सबसे बड़ा आधार माननीय प्रधानमंत्री जी को देता हूं कि जो हमारे इस पुराने भवन के सामने जो नया संसद का भवन तैयार करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भारत के आगे बढ़ते हुए सपनों का जो संसद भवन नया बनाया है, और जल्दी ही मुझे लगता है कि अगली संसद की कार्रवाई उनमें होगी, तो ये एक उन्नत भारत का, अग्रणी भारत का, विश्व गुरु बनते हुए भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये लोकसभा की जो न सिर्फ भवन का विस्तार हो रहा है, बल्कि मैं सोचता हूँ कि इस देश की आकांक्षाओं का विस्तार हो रहा है, इस देश की उड़ान का विस्तार हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी के सपनों का, विश्व गुरु भारत जो बनाने का वो सपना देखते हैं, उनका विस्तार हो रहा है। हम सब सांसद, मैं विशेष तौर से उल्लासित हूँ, उत्साहित हूँ, धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, और उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर संसद के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए माननीय ओम बिरला जी हमारे लोकप्रिय नेता भी हैं राजस्थान से, और हमारे इस लोकप्रिय स्पीकर भी हैं, उनका भी। तो कई सारे मुद्दों पे डॉक्टर मनोज राजौरिया जी ने न सिर्फ बात की, बल्कि ये भी बताने का प्रयास किया कि एज एन लॉ मेकर उन्होंने भारतीय संसदीय परंपरा में किस तरह के अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। साथ में उनका साफ तौर पर मानना है, साथ में एक वेदना भी है कि जब सांसद चुनकर आता है तो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसके मन में एक कृत संकल्प होता है, और उसको पूरा करने के लिए माननीय सांसद आकर उन पहरों में सवाल उठाते हैं। तो शून्यकाल के साथ साथ प्रश्नकाल न चलने की वेदना भी कहीं ना कहीं पूरी बातचीत में भी उनके द्वारा दिखाई दी। साथ में एक पार्लियामेंट कमेटी को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कमेटी
वो सिस्टम है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसमें सांसद वर्ष भर कार्य करता है और विधेयक किस तरह से बिल का रूप लेते हैं उसमें और माननीय सांसदों की किस तरह से उपयोगिता होती है इस पर भी बात की। तो कुल मिला के कहा जाए तो एज ए लॉ मेकर डॉक्टर मनोज राजौरिया अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं और उनका कहना है कि उनके जो विजन है वो आने वाले समय में जरूर पूरे होंगे। कैमरामैन रतुल बरुआ के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी, दिल्ली।